Hello, my name is Prabhav and I welcome you all to Infinity Academy. I hope you guys are doing great. तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे जो सर्वे की यूनिट नंबर 1 है उसे शुरू किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी वो एक बार ब्रशअप हो जाएं, उनको हम फिर से रिकैप कर लें और उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हमारा जो पहला यूनिट है उसको हम खत्म कर दें। तो इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने शुरू किया था व्हाट डू वी मीन बाय सर्वे से। सबसे पहले हमने देखा था कि सर्वे का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सर्वे क्या होता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता लगाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे थे, सर्वे बोल रहे थे। और जब हम सर्वे कर रहे थे तो विद रेफरेंस टू एक रिलेटिव पोजीशन, यानी एक हमारी एक रिलेटिव पोजीशन होती है जिसके रेफरेंस, रिलेटिव पोजीशन क्या है आपका, विद रेफरेंस टू एनीथिंग। तो उसके किसी रेफरेंस के बिहाफ में जब हम पोजीशन को पता लगाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। या सर्वे द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मीन पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट को अगर आप पता लगा रहे हो वो आपका सरफेस है जो अर्थ का, उसके ऊपर भी हो सकता है और उसके नीचे भी हो सकता है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट का पता लगा रहे हो अबव और बेनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्वे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि सर्वे का मतलब क्या होता है। जो सर्वे में हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया है उसे हम या तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। ठीक है, जो भी हमारे सर्वे में इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसे या तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या तो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम सर्वे में जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास मैप और दूसरा होता है हमारे पास प्लान। तो मैंने कल आपको बताया था जो मैप होगा वो काफी बड़े लोकेशन या बड़े एरिया का होगा और जो प्लान होगा वो काफी छोटे एरिया का होगा। यानी जो स्केल होगी मैप की वो काफी ज्यादा बड़ी होगी, जो हमारा रेशियो होगा वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम प्लान की बात करें तो जो रेशियो होगा वो काफी कम होगा। तो ये बात भी हमने देखी थी, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। एक पॉइंट हमने ये भी देखा था कि जब भी हम सर्वे करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्शन होता है इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्शन होगा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। कोई भी वर्टिकल हाइट या डिस्टेंस को हम जब मैप या प्लान बनाते हैं तो उसमें नहीं दिखा सकते। इसके बाद हमने बात किया था कि हम सर्वे कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे करने का। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम पता लगा पाएं। सेकेंडली हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारा कोई लेआउट है उसको मार्कआउट कर पाए। जैसे आपका कोई प्लॉट है, उसके लोकेशन या उसके पॉइंट्स को आपको मार्कआउट करना है तो उसके लिए भी आपको सर्वे की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अगर आपको एरिया को, इसको भी अगर आपको कैलकुलेट करना है एरिया को, तो उसके लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सर्वे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे हो गए। फिर हमने देखा था कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो कहाँ का करेंगे, बेसिकली अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो वो हम अर्थ का ही करेंगे। तो अगर हम अर्थ का सर्वे कर रहे हैं तो हमें अर्थ के बारे में भी कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। वी शुड नो द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट कि जो आपकी पोलर एक्सिस होती है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से क्या होती है, छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है, 43.5 किलोमीटर छोटी होती है। सेकेंडली हमने देखा था कि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज आवर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये सेकंड हमने देखा था पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने ये भी देखा था कि आपका जो शेप ऑफ अर्थ है वो कैसा है, जियोइड है। तो मैंने आपको बताया था कि शेप ऑफ द अर्थ हमें पता नहीं होता है तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको जियोइड कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी फिक्स शेप नहीं होता अर्थ का तो हमने अपने मन से एक नाम दे दिया, क्या, जियोइड। तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा हो गया आपका, जियोइड। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमने देखी थी वाइल कैलकुलेशन, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे कोई भी तो हम शेप ऑफ द अर्थ को कैसे कंसीडर करेंगे, हम शेप ऑफ द अर्थ को सर्कुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ को हम कैसा कंसीडर करते हैं, सर्कुलर कंसीडर करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे ग्रेट सर्कल के बारे में बताया था। ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो पूरे के पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ऐसा सर्कल जो पूरे के पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी बात स्फेरिकल ट्रायंगल की। तो पूरे स्फेयर को जब तीन ग्रेट सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तीन ग्रेट सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्फेरिकल ट्रायंगल मिलता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका जो एंगल होगा, ये वाले एंगल की बात की थी हमने, वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा। फिर जो आपका साइड्स होंगी वो 180 डिग्री से कम होगी और फिर उसके बाद जो एंगल का सम होगा वो 180 से 540 डिग्री होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको ये नोट पॉइंट्स और बताए थे कि नोट पॉइंट्स में क्या था कि जब भी आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया तो हर 12 किलोमीटर में आपको 1 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हर 12 किलोमीटर में आपको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगर हम ऐसे एरिया की बात करेंगे तो हर 195 किलोमीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
फिर हमने बात की थी कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस पे किए थे। सबसे पहले हमने जनरल क्लासिफिकेशन किया था, फिर बेसिस ऑन पर्पस किया था, और थर्ड हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो बेसिस ऑन हमारा इंस्ट्रूमेंट किया था। तो पहले क्लासिफिकेशन में हमने अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया, देखिए इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आप जाएंगे, ये आपका कर्वेचर है, ये आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अगर आप मान लीजिए छोटा सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ इतनी जगह का सर्वे कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना कर्वेचर आया? कोई कर्वेचर नहीं आया। तो जब हम छोटा सरफेस लेते हैं, जब छोटा एरिया होता है, तो वहां पे कर्वेचर को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। इतने में तो आपका कोई भी कर्वेचर नहीं आया हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, तो अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला जो डिफरेंस है कर्वेचर में, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए जब आपका छोटा एरिया होता है तो कर्वेचर ऑफ द जो अर्थ है, ये जो आपका कर्वेचर है अर्थ का, इसको हमको कंसीडर नहीं करना होता है। लेकिन जब आपका बड़ा एरिया होता है तो उसमें हम कर्वेचर को कंसीडर कर लेते हैं। तो यही बात की थी मैंने, प्लेन सर्वे में कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और जो आपका बड़ा सर्वे होता है यानी कि जियोडेटिक सर्वे होता है, उसमें हम कर्वेचर को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे पॉइंट देखे थे, स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, एरिया आपको बताया था मैंने, एक्यूरेसी बताई थी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्री इसलिए यूज करते हैं क्योंकि छोटे एरिया में हमारा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होगा, लेकिन जब एरिया बड़ा होगा तो हम कर्व को कंसीडर करेंगे। जब हम कर्व को कंसीडर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ बेसिक्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्लम बॉब वाला भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब आपका प्लम बॉब आता है तो जो आपका कर्वेचर है, अगर हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं, जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो उसमें कहीं से भी आप अगर प्लम बॉब गिराएंगे तो वो सेंटर पे आकर ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेन सर्वे की बात करेंगे तो अगर आप प्लम बॉब गिराते हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका बेंचमार्क एक में रिक्वायरमेंट होती है, एक में बेंचमार्क रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, एक में एक्यूरेसी कम होती है। ये बात भी हमने की थी, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ पर्पस। तो अगर नेचुरल और मैनमेड फीचर को कंसीडर करके हम, मतलब नेचुरल और मैनमेड फीचर जो होते हैं आपके, माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गए, या कोई भी बड़ा एरिया हो गया, उसको जब हम उसका जो, जब आप पहले सर्वे करने जाते हो तो सबसे पहले आप वहां के फीचर स्टडी करते हो, राइट, कि वहां पे कैसे फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं आसपास। तो उसी सर्वे को हम टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। वहां की हम टोपोग्राफी चेक करते हैं। टोपोग्राफी यानी कि वहां की बनावट कैसी है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं। जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं, कि सबसे पहला जो हम सर्वे करते हैं। सेकंड वी डू इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में आपके जो भी ब्रिजेस हो गए, हाईवे हो गए, बिल्डिंग हो गई, इनका हम सर्वे करते हैं। चाहे आपका टाउन वगैरह भी छोटा सर्वे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केल भी याद रख सकते हो कि इसमें स्केल आपकी काफी ज्यादा है, इसमें स्केल थोड़ी सी आपकी कम है। इसके बाद हमने बात किया था कैडेस्ट्रल सर्वे। ये मैंने कल आपको पॉइंट नहीं बताया था, इसकी स्केल आप चाहो तो याद रख सकते हो। 1:1000 से लेके 1:5000 के बीच इसकी स्केल होती है। तो जब हम कैडेस्ट्रल सर्वे की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बाउंड्री लाइन्स की बात कर रहे हैं, तो मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो सर्वे नियर वाटर बॉडीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से हम इसे रिवाइज कर लें। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आपका होता है, जो आपके स्पेस के बाहर वाली बॉडीज हैं, लाइक आपका लैटिट्यूड, लोकल टाइम, अजीमत, ये सब स्पेस के बाहर की जब जैसी चीजें आ जाए तो आप सीधे ऑप्शन में क्या लगा सकते हो? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे में हमारे जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती है किसकी? सॉइल की, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ओके। Then we have classification on basis of instrument। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैंने देखा था कि अगर सिर्फ मैं लीनियर मेजरमेंट कर रहा हूं, अगर सिर्फ मैं ये लीनियर मेजरमेंट कर रहा हूं तो उसको मैंने बोला था चेन सर्वे। इसमें मैं टेप और चेन यूज कर सकता हूं। जो टेप होता है वो मोर एक्यूरेट होता है और जो चेन होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। और डीप में हम देखेंगे, हम जब पहला यूनिट मतलब सेकंड यूनिट शुरू करेंगे लीनियर मेजरमेंट के बारे में। कंपास सर्वे के बारे में बात करूं तो एंगल्स को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो बेसिक है, अगर आप एंगल्स मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास तो उसे मैं कंपास सर्वे बोलूंगा। फिर लेवलिंग की बात की थी जिसमें आप हाइट मेजर करते हैं, थियोडोलाइट सर्वे। एक चीज यहाँ पे मिस कर दी थी, थियोडोलाइट सर्वे में आप डिस्टेंस को टेप से नापेंगे, क्योंकि जो थियोडोलाइट सर्वे होता है ना उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को काफी प्रिसाइजली मेजर किया जाता है। तो अगर आप एक एंगल को काफी प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो और यहाँ पे अगर आपने टेप की जगह चेन यूज कर ली, तो आप मान लीजिए एंगल जो है उसको आप सेकंड में नाप रहे हो और जो आपका डिस्टेंस है उसको आप मीटर में नाप रहे हो,
तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आप एंगल को सेकंड में और डिस्टेंस को मीटर पे नाप रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो हमारे को दोनों को इक्वल प्रिसीजन के साथ नापना होता है। तो अगर हमको प्रिसीजन ज्यादा चाहिए तो टेप ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपका थियोडोलाइट सर्वे होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ टेप ही यूज कर सकते हो। आप जो चेन है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चेन की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी कम होती है, थियोडोलाइट की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर आपने एंगल ज्यादा एक्यूरेसी से नापा है तो आपको जो डिस्टेंस है वो भी अच्छी खासी एक्यूरेसी से नापना होगा, इसलिए आप वहां पे चेन यूज नहीं कर सकते। टैकोमीटर की बात की थी, जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स दोनों मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस दोनों मेजर कर सकते हैं। यानी ये ऐसी चीज है जिससे आप सारी चीजें मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी प्लेन टेबल के बारे में। तो इसमें रीडिंग, शिफ्टिंग और साइटिंग तीनों चीजें, मतलब अगर आप एक बार प्लेन टेबल साइट पे लेकर गए हो तो सारा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लेके आ पाओगे। और फोटोग्रामेट्री में क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एरिया बहुत बड़ा है और आपको फिजिबल नहीं है कि आप वहां पे जाके सर्वे कर पाए, तो आप फोटोग्राफ की मदद से सर्वे करते हो, तो उसे हम फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आज का हमारा लेक्चर शुरू होगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा या बहुत बार आपको याद भी होंगी ये चीज, अगर आपने इसके पहले सर्वे पढ़ा होगा। ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हमेशा हमको होल से पार्ट की तरफ जाना है। तो मैं अभी आपको बताता हूं क्यों हमें होल से पार्ट की तरफ जाना है। तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हमेशा होल से पार्ट यानी ज्यादा से कम की तरफ आना है। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें होल टू पार्ट क्यों जाना होता है। मान लीजिए ये आप इस एरिया का आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, ये इस एरिया का क्या कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए ये आपका एक यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है, ये ऐसे आपके ट्राइंगल है, क्योंकि आप जब लीनियर मेजरमेंट करते हो तो आपको जो एरिया है उसको फॉर्म्स ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना होता है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट करने में आपकी छोटी सी गलती हो गई। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ये एरिया क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो आपकी जो गलती है वो भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होगा कि अगर आप जब बाहर की तरफ जाओगे, अगर आप पार्ट से होल की तरफ जाओगे, ये आपका पूरा होल है और ये जो आपका ये आपका पार्ट हो गया एक, ये आपका पूरा होल है और ये आपका पार्ट हो गया। तो जब आप पार्ट से होल की तरफ जा रहे हो तो आपकी गलती क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अगर इसका हम उल्टा करें, अगर हम वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल टू पार्ट जाए, होल है ये आपका मान लीजिए, ठीक है, ये आपका होल है पूरा इस सर्कल का, इसकी तरफ जब इस तरफ आप बढ़ेंगे तो एरिया आपका कम होता जा रहा है, गलती भी आपकी छोटी होती जा रही है। तो अगर आप पार्ट से होल की तरफ जाते हो तो गलती आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर आप होल से पार्ट की तरफ आते जाते हो तो गलती जो है आपकी डिक्रीज होती जाती है ना। तो यही आपका यहाँ पे बेसिक फंडा है कि हम हमेशा पार्ट से होल की तरफ क्यों जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा, यहाँ पे जो मेरा पहला पॉइंट है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हम इसीलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कोई छोटी गलती हो गई है तो जब आप नैरोअर रास्ते पे जा रहे हो तो वो गलती अपने आप क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। लेकिन अगर आप पार्ट से होल की तरफ जाओगे तो छोटी सी गलती भी क्या होती जाती है, बहुत बड़ी होती जाती है। तो इसलिए हमारी जो एक्यूरेसी है उसको हम इंक्रीज कर पाए, चांसेस ऑफ एरर को कम कर पाए, इसलिए हमेशा हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी जगह से छोटी जगह में आते जाओगे तो गलती जो ज्यादा थी, मैग्नीट्यूड जो ज्यादा था, वो अपने आप कम होता जाएगा एरर का। लेकिन अगर आपने छोटी जगह में कोई गलती कर दी और फिर आप बड़ी जगह जाते जाओगे, जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई हम चीज बना रहे हैं, उसकी शुरुआत में, उसकी बेसिक में ही हमने गलती कर दी तो आगे जाते जाते वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज कंप्लीट होने वाली है, वहां पे अगर हमने कोई गलती की तो वो गलती ज्यादा बड़ी नहीं दिखती है। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है कि अगर आपने आखिरी पे गलती की, मतलब अगर आपने होल में शुरुआत में ही गलती कर दी तो वो एरर बड़ी होती जाएगी। और अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी है लेकिन अब जो आपका रास्ता है वो तो वापस आता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो वो बड़ी गलती भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये आपका पहला जो प्रिंसिपल है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड आपका आता है लोकेट अ पॉइंट बाय टू मेजरमेंट। तो जब भी आप कोई पॉइंट को लोकेट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास टू मेजरमेंट होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, बेसिक सी बात है। अगर आपको पास, देखिए देखिए अगर आपके पास, अगर आपको जैसे ये पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, इसकी आपको पोजीशन पता लगानी है। तो कैसे पोजीशन पता लगा सकते हो आपके पास, जब तक आपके पास दो डायमेंशन ना हो, जैसे ये एक लाइन हो आपके पास और एक ये लाइन हो, तो आप ये पॉइंट को पता लगा सकते हो।
है ना। एटलीस्ट आपके पास 2 साइड्स हैं तभी तो आप इनको पता लगा पाओगे। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको थर्ड पॉइंट को पता लगाना है, लोकेट अ पॉइंट बाय 2 मेजरमेंट, या तो आपके पास 2 साइड होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास एक साइड और एक एंगल। जैसे अगर मान लीजिए सी पॉइंट को पता लगाना है आपको, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड है। देखिए ये आपके पास एक ए है, ये बी है, और आपको सी को पता लगाना है। तो एटलीस्ट आपके पास ये 2 साइड होंगी तभी तो आप सी पॉइंट को पता लगा पाओगे। अगर ये 2 साइड आपके पास नहीं होंगे तो आप सी पॉइंट को कैसे पता लगाओगे। तो एटलीस्ट आपके पास 2 ये या तो साइड होनी चाहिए, या आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको ए और बी पता है और बी से आपको सी का ये एंगल पता है, ठीक है, तो भी आप पता लगा सकते हो इस साइड को, ठीक है। ये अगर ये आपको एंगल भी पता है तो भी काम चल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता है और 2 एंगल पता है, 2 एंगल आपको पता है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता है, तो भी आप सी पॉइंट को पता लगा पाओगे। तो आपके पास 3 तरीके हो गए सी पॉइंट को, किसी भी अननोन पॉइंट को पता लगाने के लिए, ठीक है। या तो आपके पास 2 साइड्स हो, या एक एंगल एक साइड हो, या 2 एंगल्स हो। अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, 2 चीजें एटलीस्ट आपके पास क्या अवेलेबल होनी चाहिए, 2 चीजें अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप थर्ड पॉइंट को पता लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि अगर आप कोई नया पॉइंट को लोकेट कर रहे हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट 2 नोन पॉइंट्स। 2 नोन पॉइंट्स में या तो आपके पास 2 साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, एक एंगल एक साइड हो सकती है, और या तो 2 एंगल हो सकते हैं। जब इनमें से कोई चीज अवेलेबल होगी तभी आप थर्ड पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। ऐसा क्यों? अब आपको मैं अगर एक एंगल ही दे दूं, बस यहाँ पे मैंने आपको ये ए से बी तो मुझे पता है, ठीक है, अब मैं बोल दूं सी यहाँ कहीं है, तो कहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना सी। तो एक साइड से तो आपको नहीं पता चलेगा कि सी कहाँ पे, जब तक आपके पास 2 साइड नहीं होंगी। या सिर्फ मैं आपको एक एंगल बस दे दूं, मैं आपको ए से सी का एंगल दे दूं कि यहाँ है, ठीक है, पर अब बी कहाँ है ये नहीं पता होगा आपको, तो बी भी कहीं भी हो सकता है। बी आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, तो बी भी आपका कहीं भी हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट या तो एक एंगल या एक साइड, या 2 एंगल या 2 साइड्स पता होना चाहिए, तभी आप थर्ड पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। और उससे क्या होगा, आपके जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और एक जो मैंने आपको वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट बताया था, उसमें एक पॉइंट आप और ये भी याद रख सकते हो कि अगर आप होल से पार्ट की तरफ जाओगे, जैसे आप होल से पार्ट की तरफ जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये वाले इसमें आपने कोई एरर कर दी, ठीक, तो यहाँ पे पार्ट पे आते आते वो एरर कम हो जाएगी। पर ये वाला जो पार्ट है इससे इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पे कोई एरर हुई तो इस पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एरर हुई तो इससे इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एरर हुई तो इससे इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई एरर हो भी जा रही है तो अगले सेगमेंट को वो अफेक्ट नहीं कर रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करने का। और एक और इसका पॉइंट है जो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर जब आप होल से पार्ट की तरफ आते हैं तो आपके पास जो रास्ते होते हैं वो नैरोअर होते हैं। इसको आप अज्यूम करिए कि आप एक ग्राउंड में है, यानी एक आप पार्क में है। तो अगर कहीं पे भी आप चाहो, यहाँ पे हो सकते हो आप, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, इस चारों लोकेशन में से कहीं पे भी हो, अगर आपको सेंटर पे आना है तो सेंटर तो यही होगा, है ना। तो चांसेस ऑफ एरर क्या हो गए, कम हो गए, आपका जो एरिया है वो रिड्यूस होता जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ सेंटर पे हो और आपको पार्क के बाहर जाना है तो आपके पास इन्फिनिट रास्ते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, पार्क के बाहर तो आप कहीं से भी जा सकते हो। तो इन्फिनिट रास्ते यानी चांसेस ऑफ एरर भी ज्यादा। तो ये भी एक वजह है जो कि हम सर्वे को जो करते हैं हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो 2 आपके पास जब तक साइड या डिस्टेंस नहीं होंगे, दो आपके पास नोन पॉइंट्स नहीं होंगे, तब तक आप थर्ड पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे। ये भी बेसिक सी बात है, काफी बेसिक है पर क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको कि क्या होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर यहाँ से आपका एक थोड़ा सा बेस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ जाए कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमेशा हमको क्या लगता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है, एक ही चीज है। अगर हम प्रिसीजन भी बोल देते हैं, कई बार हम एक्यूरेसी भी बोल देते हैं। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे देखिए ये को हम समझते हैं कि ये आपका क्या है, जैसे आप आर्चरी करते हैं तो आपके पास एक बुलदाई होता है, राइट, कि मतलब यहाँ से ये आपके पास एक बोर्ड होता है जिसपे आप आर्चरी करते हो। तो मान लीजिए आपने आर्चरी की और आपने सारे पॉइंट जो थे, जितने भी आपने एरो मारे वो यहाँ मार दिए, ठीक है, यहाँ पे मार दिए, पर सेंटर हमें मारना कहाँ पे था, मारना हमें यहाँ पे था, पर आपने कहाँ मार दिए, यहाँ मार दिए सारे पॉइंट। तो इसमें आपका जो प्रिसीजन है, जो आपका प्रिसीजन है वो तो काफी हाई है, पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी कम है,
क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जितनी भी रीडिंग्स ली वो सारी सबसे आसपास ही रीडिंग है। इसको हम सर्वे से रिलेट करते हैं, इसको अब हम किससे रिलेट करेंगे? सर्वे से रिलेट करेंगे। तो जैसे आपको मैंने बोला आप रीडिंग लेकर आइए, ठीक है। एक मान लीजिए एक लाइन थी जिसकी जो लेंथ थी वो 10 मीटर थी, पर आपका उस दिन मन नहीं था काम करने का और आप रीडिंग लेने चले गए। तो आपने सारी रीडिंग कितनी ले आई? 9.5, 9.5, 9.4, 9.3, 9.4, 9.5, इस तरीके से आप रीडिंग करके ले आए। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम है। एक्यूरेसी क्यों कम है? क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो 10 मीटर थी, पर आपका जो प्रिसीजन है, यानी जो आपने रीडिंग ली वो सारी रीडिंग पास पास ही आ रही है, तो आपका जो प्रिसीजन होगा वो काफी हाई होगा, पर आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो काफी कम होगी। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इस वाले में क्या है, हमको मारना यहाँ पे था पर हमने सारे मार दिए इधर पे, तो प्रिसीजन तो हमारा अच्छा है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें हर बार हम एक ही जैसे काम को रिपीट कर पा रहे हैं, तो प्रिसीजन हमारा क्या है? हाई है। लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, ये वाले पॉइंट को देखिए, चलिए इसको छोड़िए, इस वाले पॉइंट को देखिए। यहाँ पे आपका ये सेंटर है, ठीक। अब आपने आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी थी? 10, और आप एक बार ले आए 8, एक बार ले आए 9, एक बार ले आए 11, एक बार ले आए 12। तो ना तो आपका यहाँ पे प्रिसीजन अच्छा है, आपकी जो रीडिंग है वो भी अलग अलग आ रही है, और जो सही रीडिंग है 10 उसके आसपास भी आपकी कोई रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन भी कम हो गया और आपकी एक्यूरेसी भी कम हो गया। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रिसीजन है एंड जो एक्यूरेसी है, दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्रिसीजन यानी कि आप एक ही जैसी रीडिंग कितनी बार ले पा रहे हो। अगर एक जैसी रीडिंग आप बार बार ले पा रहे हो तो यानी आप प्रिसाइजली काम कर रहे हो। एक्यूरेसी यानी आप सही से कितना पास हो, जो सही रीडिंग है उसके आप कितना पास हो, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है, क्योंकि मान लीजिए आपको मैं रीडिंग लेके आने को बोला तो आप एक बार 9.9 ले आए, एक बार 10 ले आए, एक बार फिर 9.9 और 10, तो आपकी प्रिसीजन भी अच्छा था और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी। और अगर मान लीजिए आपको मैं रीडिंग लाने के लिए बोला तो एक बार आप लेके आए कितना? 10.1, ठीक है, और अगली बार आप लेकर आ गए 10.5, अगली बार आके आ गए आप 9.5। तो यहाँ पे आपको जो प्रिसीजन है वो तो कम है, रीडिंग आपकी पास नहीं है, पर जो एक्चुअल रीडिंग है उसके काफी पास है। सही मान लीजिए आपका 10 था, एक बार आप 9.5 ले आए, एक 10.5 ले आए, 10.2 ले आए, 9.8 ले आए, तो ये एक्चुअल रीडिंग है तो काफी पास हो आप। लेकिन आपकी जो आपस में रीडिंग है वो दूर दूर है, तो इसमें आपका जो प्रिसीजन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एरर एंड करेक्शन। तो ये जो एरर एंड कनेक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलोगे तो आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो हम लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, कंपास सर्वे की बात करेंगे, आपका लेवलिंग की बात करेंगे, तो वहां पे आपको इन चीजों का काफी हेल्प मिलेगा अगर आप ये वाली जो वैल्यू है इसको आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि आपको एक लेंथ मेजर करनी है ए से बी, आपको ए से बी जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई लेंथ मेजर करनी है ए से बी, अगर आपको ए से बी लेंथ को मेजर करना है तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, पर आपकी ट्रू वैल्यू कुछ और हो सकती है। इसको हम अलग से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बोला ए से बी लेंथ को आपको मेजर करना है, ए टू बी आपको लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे पता है कि इसके बीच की जो लेंथ है, ए से बी तक के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप ए से बी के बीच में मुझे लेंथ को मेजर करके ला के दीजिए, तो उस दिन आपका काम करने का मन नहीं था, ठीक है। तो आपने क्या लेके दिया? आप लेकर आए कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 9 मीटर है। ए से बी तक की जो लेंथ है वो क्या है? 9 मीटर है, पर एक्चुअल में ये तो गलत है। एक्चुअल में ए से बी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी, जो आप लेकर आए, जो गलत लेकर आए आप, वो क्या हो जाएगी? आपकी मेजर्ड वैल्यू। पर हमेशा जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो, सही भी लेके आ सकते हो सकता है आप 10 नाप के ले आते, लेकिन आपने जो मेजर किया वो आपकी कौन सी हो जाती है? मेजर्ड वैल्यू। और एक्चुअल में जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो अब जो आप मेजर करके लाए, वो होती है मेजर्ड वैल्यू। जो आप एक्चुअल में वो जहां पे वो वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में सही वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू हो और ट्रू वैल्यू हमेशा क्या हो? बराबर, तभी हमारा सर्वे क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू अगर आपकी अलग अलग आ रही है, यानी कि आपका सर्वे क्या है? गलत है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू हमेशा आसपास हो। तो हमको क्या करना पड़ता है? कुछ फॉर्मुले यूज करने होते हैं ताकि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को हम पास पास ला सकें।
तो सबसे पहले अगर हमको एरर को पता लगाना है तो एरर कैसे पता लगा सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू में से हम किसको माइनस कर दें, ट्रू वैल्यू को। देखिए इसको फिर से तो ऐसे ही समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू आपकी थी 10 मीटर, ट्रू वैल्यू है आपकी, सॉरी मेजर्ड वैल्यू हमने ली थी 9 मीटर, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू हमने ली 9 मीटर और ट्रू वैल्यू थी हमारी 10 मीटर। तो एरर क्या है आपका, एरर क्या है आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या है, एरर, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 10, मेजर्ड वैल्यू कितनी है आपकी 9, एरर कितनी हो गई 1 मीटर की, एरर कितनी हो गई आपकी 1 मीटर की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एरर 1 मीटर है, ठीक है, एरर अगर आपका 1 मीटर है तो करेक्शन कितना होगा, वो भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू आपकी 10 थी, मेजर्ड वैल्यू आपकी 9 है, तो जब आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, एरर मिल गया, ठीक है। जब आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया, सॉरी उल्टा बताया मैंने आपको, एरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, EMT है ना। एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी है 9 है, ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है 10 है, तो यहाँ पे आपका एरर कितना आ गया -1, तो करेक्शन क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो एरर और जो करेक्शन होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एरर और जो करेक्शन होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से अगर हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाती है, एरर मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पे फिर से समझते हैं हम इसको। मैंने क्या बोला, आपने ए और बी की लेंथ आपको नापनी थी। एक्चुअल में जो ये ए है ये बी है, ठीक है, इसके बीच की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है और एक आपकी होगी ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी लेकर आए आप 9 मीटर, क्योंकि आपका काम करने में मन नहीं था, और जो ट्रू वैल्यू है वो आपकी है 10 मीटर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड कितनी थी आपकी 9, ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी 10, तो एरर कितनी हो गई -1, ये हो गई आपकी एरर, ठीक है। तो अगर आप जो आपकी एरर है वो क्या हो गई -1, ठीक है। अगर आपको इसमें करेक्शन करना हो तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्शन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एरर, ठीक है। तो माइनस ऑफ एरर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका करेक्शन +1, तो करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा +1। तो अगर आप ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें +1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। मेजर्ड वैल्यू में अगर आप +1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर हमको मेजर्ड वैल्यू आ गई, अगर हमको एरर पता चल गया तो हम करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एरर पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू पता है तो आपको पता चल जाएगा एरर कितना है, तो उसके हिसाब से आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको करेक्शन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है, ट्रू वैल्यू आपकी 10 थी, है ना, ट्रू वैल्यू आपकी 10 थी, मेजर आपकी कितनी थी 9 थी, तो करेक्शन ऐसे भी आप निकाल सकते हो, +1 सीधे आ जाएगा करेक्शन। तो आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे एरर निकालना है तो एरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो EMT। आपको खुद भी समझ में आ रहा है, कोई लाइन अगर 10 मीटर की है और आप 9 मीटर नाप के आए हो तो यानी कि आपने 1 मीटर की गलती कर दी है। तो 1 मीटर अगर आप प्लस कर दोगे, जैसे मैंने आपको ये लाइन मेजर करने के लिए बोला, एक्चुअल में ये 10 मीटर की थी, आप नाप के आए तो आपको कितने की मिली, सिर्फ ये 9 मीटर की आप नाप के लिए आए, एक्चुअल में 10 की थी, तो आपको पता है +1 कर दूंगा तो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो एरर और करेक्शन को, कि अगर आपको एरर निकालना है तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अगर आपको करेक्शन निकालना है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, एरर और जो करेक्शन होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो एरर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस ऑफ करेक्शन, या उल्टा भी लिख सकते हो उसका, ठीक है। एरर और करेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके छोटे छोटे बेस बन जाते हैं, इसी से आप एरर करेक्शन आप समझ सकते हो। हमेशा आपको देखिए, कभी कभी एग्जाम में किस तरीके से घुमाया जाता है कि आप हर चीज आप एरर के हिसाब से समझ के चले जाओ तो आपसे करेक्शन पूछ लिया जाता है, आप करेक्शन के हिसाब से समझ के चले जाओ। जैसे अभी हम लीनियर मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे करेक्शन ऑफ टेप और चेन होता है। करेक्शन इन टेप और चेन में क्या होता है कि आपको करेक्शन बताना पड़ता है, पर कई बार आपसे क्वेश्चन में एरर पूछ लेता है तो करेक्शन का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक करेक्शन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो उनका जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो अपोजिट हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा बेस बनाना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ई सबसे छोटा है तो पहले आएगा, एम उसके बाद आएगा,
और टी सबसे बड़ा है इसलिए लास्ट में आएगा। तो आप एरर अपनी याद रखो, करेक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो आपको करेक्शन मिल जाएगा। करेक्शन क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, अपोजिट है इसका। ठीक है, तो आप एरर याद रखो, अपनी गलतियां याद रखो, बस, तो आपको बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो एरर को कैसे याद रख सकते हो आप? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, EMT। ठीक है, ई पहले आता है, फिर एम आता है, फिर टी आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है हमारा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट। अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट, तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो हमको इतनी एक्यूरेसी अटेन करना है हमारी मेजरमेंट करने में कि वो हमारे जो मैप है उसमें दिखे ना। इतनी एक्यूरेसी हमको अटेन करना है कि जो हमारी एरर है वो हमारे मैप पे दिखे ना। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, मान लीजिए कोई ए और बी पॉइंट है। ठीक, एक्चुअल में ग्राउंड में कितना है? ये ग्राउंड में ए और बी पॉइंट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक्चुअल में जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक, लेकिन हम इसको अब हमको इस पॉइंट को, जो ए बी है, ए बी एक पॉइंट है हमारा, ए बी हमारा एक पॉइंट है, ए से लेके बी हमारा एक पॉइंट है, वो कितने का है? 2.5 सेंटीमीटर का। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें? मैप में। ठीक है, तो एक चीज और आप याद रखना है, मैप में जो लार्ज लेटर्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए और जो बी है वो लार्ज लिखा हुआ है, पर मैप में वो छोटा लिखा हुआ है। ए और बी छोटा लिखा हुआ है, तो ए और बी इसलिए छोटा लिखा हुआ है क्योंकि मैप में जो लार्ज लेटर्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें ए और बी की, और आपके जो ग्राउंड है उसमें ए और बी की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, और हमने जो स्केल यूज की है वो 1/100 यूज की है। तो स्केल 1/100 क्या कि हम उसको 100 टाइम्स कम कर देंगे मैप में। स्केल 1/100 का मतलब क्या है कि जो आपकी लेंथ ग्राउंड में 2.5 सेंटीमीटर की थी वो मैप पर आके कितने की हो जाएगी? 0.25 mm की, है ना। यही हमारी स्केल होती है। स्केल का मतलब क्या होता है कि जो लेंथ है उसको आप रिड्यूस कर लोगे। जैसे अगर आप कोई मैप बना रहे हो तो जो पॉइंट आपका 2.5 सेंटीमीटर का था वो मैप में कितने का हो जाएगा? 0.25 mm का, क्योंकि हमारी स्केल क्या है? 1/100 है। तो हमने क्या यूज की? स्केल हमने 100 यूज की, 1/100। तो अब ये जो ए बी पॉइंट था उसमें अगर हम स्केल 100 की यूज कर रहे हैं तो कितना बच जा रहा है? सिर्फ 0.25 mm बच जा रहा है। तो अगर 0.25 mm बच जा रहा है और हम यहाँ पे 0.25 mm को प्लॉट करेंगे तो ये जो 0.25 होता है ये पेंसिल की निब की विड्थ के बराबर होता है। पेंसिल की निब के विड्थ के बराबर होता है। तो यहाँ पे वो जो हमारी लाइन थी ए और बी, जो हमारी लाइन थी 2.5 सेंटीमीटर की, वो एक निब के जैसे आ गई। किसके जैसे आ गई? एक निब के विड्थ के बराबर आ गई। तो अब इससे छोटा तो हम कुछ बना ही नहीं सकते, है ना। आप मिनिमम कितना बना सकते हो? ये बना सकते हो, है ना। ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मिनिमम आप इतना ही बना सकते हो। ठीक है, तो अगर इतना आप बना रहे हो मिनिमम, तो इससे छोटा तो आप कुछ बना नहीं सकते मैप में। तो इतनी ही हमको एक्यूरेसी चाहिए कि हम स्केल कुछ इस तरीके से, या हमारी एरर इससे कम होगी। अगर मान लीजिए हमारी एरर 2.4 सेंटीमीटर की होगी, अगर हम मेजर कर रहे हैं, हमारी स्केल 1/100 की है और एरर हमारी 2.4 सेंटीमीटर की है, तो वो मैप में दिखेगी ही नहीं। वो मैप में इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि उतनी छोटी एरर हमारे मैप में आएगी नहीं। तो हमें इतनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए सर्वे पे कि हमारी जो एरर है वो अपने आप ही ऑमिट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट। तो इसको आप समझ गए होंगे कि जैसे आपका ए टू बी जा रहे हो, आप ए टू बी जब आप जा रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है आपने कितनी रखी? पॉइंट, आपकी स्केल थी 100, तो आपने जब 2.5 को 100 से डिवाइड किया तो 0.25 mm आ गया। जब 0.25 mm को आप मैप में प्लॉट करने गए तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मिला, और इस पॉइंट से छोटी अगर कोई एरर होती तो आप उसको पॉइंट मैप में दिखा ही नहीं सकते। तो इतनी ही हमें एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रेम हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सब बात करने वाले हैं स्केल ऑफ मैप के बारे में। स्केल क्या होता है आपका? स्केल आपका होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अगर मान लीजिए मैप में 1 है तो ग्राउंड में कितना होगा? मान लीजिए ग्राउंड में 100 है, तो अगर मैप में, ये मैंने मैप बना दिया एक, ठीक है, ये मैंने मैप बनाया, तो मैप में अगर वो एक डिस्टेंस हम ले रहे हैं इतना, ये मान लीजिए 1 है, मैप में ये 1 है, तो वो ग्राउंड में एक्चुअल में कितना होगा? ग्राउंड में वो 100 होगा। तो इस तरीके से हम स्केल को डिफाइन करते हैं, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो जो हमारी स्केल होती है वो काफी तरीके की होती है और काफी तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा तरीका यही हो गया, स्केल इक्वल्स टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब स्केल जो है, तो पहला तो आपको यही याद रखना है, कई बार यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केल। तो इसको आप महात्मा गांधी MG से याद रख सकते हो।
मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। सेकेंडली अब टाइप्स ऑफ स्केल की हम बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल क्या होता है ना, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब हम सेकेंडली बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में। तो पहला तरीका होता है किसी भी स्केल को रिप्रेजेंट करने का आरएफ, रिफ्रैक्शन फ्रैक्शन। तो आरएफ क्या होगा आपका, जब आप अपॉन में रखें किसी चीज को, रेशियो में, जब आप रेशियो में किसी चीज को रखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आरएफ। जैसे अगर आपकी स्केल 1/100 है तो उसको आपने रेशियो पे रखा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आरएफ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी देखने को मिल जाएंगे कि जैसे आपको स्केल दी जाएगी 1/100, 1/1000, 1/10,000। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से सबसे छोटी स्केल कौन सी है। तो सबसे छोटी स्केल कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि इसमें आपने बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटे में कन्वर्ट कर दिया। 10,000 पार्ट ऑफ ग्राउंड, 10,000 पार्ट ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ मैप, इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ मैप। यहाँ पे 1000 पार्ट ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ मैप, यहाँ पे 100 पार्ट ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ मैप। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे छोटी स्केल कौन सी हो गई, ये वाली। क्यों, क्योंकि हम इसमें 1000 पार्ट, मतलब इतनी छोटा हमने कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि 1000 पार्ट जो 10,000 पार्ट जो हमारे ग्राउंड के थे वो 1 पार्ट ऑफ मैप के बराबर हो गए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जब हम अपॉन में दिखाएं। तो कभी से आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सी आरएफ स्केल है, तो जो भी अपॉन में होगी, 1 अपॉन में जो भी होगी वो हमारी आरएफ स्केल होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 अपॉन, अब आप बोलो कि 1 अपॉन, कई बार ऐसा भी लिख देता है ना, तो भी तो आपको पता है कि आप काट सकते हो, तो 1/100 ही होगा, पर वो ऐसे भी लिख देगा तो भी वो आरएफ ही कहलाएगा। ठीक है, अगर अपॉन में लिखा है तो वो आरएफ ही कहलाएगा। सेकंड आपका होता है इंजीनियरिंग स्केल। तो इंजीनियरिंग स्केल की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग स्केल में हम सीधे सीधे क्या दिखा देते हैं, हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 10 मीटर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड। तो ये आपकी कौन सी स्केल हो गई, ये आपकी इंजीनियरिंग स्केल हो गई, ये आपकी इंजीनियरिंग स्केल हो गई। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। सेकंड आपकी जो इंजीनियरिंग स्केल होती है और जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, तो उसमें एक चांस होते हैं एरर के। क्या चांस होते हैं एरर के, क्योंकि जो स्केल होती है ना, श्रिंकेज के बाद इनकी जो मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगी। देखिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसके बाद मैं आपको ग्राफिकल स्केल बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये मैप था, हम स्क्वायर मैप बनाते हैं, ये आपका मैप था। ठीक है, आपने आरएफ यूज किया 1/100 का। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 ऐसे करके पार्ट है। तो ये जो इसका एक पार्ट होगा, ये जो एक पार्ट होगा इसका, ये कितने को दिखा रहा है, 100 मीटर ऑफ ग्राउंड को दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने, ये कौन सी थी आपकी ग्राफिकल स्केल, ये आपकी कौन सी थी, ग्राफिकल स्केल। ऐसी आपकी एक थी इंजीनियरिंग स्केल। तो इंजीनियरिंग स्केल में आपने क्या किया, ये आपका मैप है, यहाँ पे आपने, यहाँ भी पार्ट है ऐसे, तो आपने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पे आप लिख दोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर होगा, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो वो किसके बराबर होगा, 100 मीटर। और यहाँ पे जो एक पार्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 मीटर से है ये भी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए, सॉरी मीटर नहीं, मीटर तो आप मैप में नहीं दिखा पाओगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपकी स्केल है। तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर जो है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन जब हम आरएफ दिखाते हैं ना, तो सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम पार्ट लिखते हैं कि एक पार्ट जो है वो 100 पार्ट के बराबर है, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह हम किस में दिखाते हैं, इंजीनियरिंग स्केल में दिखाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने ये कॉटन के कपड़े पे ये मैप बनाया हुआ था। ठीक है, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस मैप इन अ क्लॉथ ऑफ कॉटन। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो सिकुड़ गया। ठीक है, अब ये जो आपका मैप था वो कुछ इस तरीके का हो गया, छोटा हो गया, ये भी जो मैप था वो छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक पार्ट था आपका, यहाँ पे जो एक पार्ट था, अब वो आधा हो गया होगा, यहाँ हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक पार्ट है वो आधा हो गया होगा, और यहाँ पे भी जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो छोटा हो गया होगा। तो अब यहाँ पे एक पार्ट आपका 100 किसके बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एक पार्ट जो आपका है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे आपका
जो एक पार्ट है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम उसको किस में लेंगे, एक ही यूनिट में लेंगे। मान लीजिए हम उसमें किस में ले रहे हैं, यहां पे हम इसको सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। देखिए ये तो ऐसे आपके जो ये बने हुए हैं ऐसे नहीं बना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही लिखा होगा 1, यहाँ पे कोई भी ऐसे प्लॉटिंग नहीं होती है, ये तो ग्राफिकल स्केल में ऐसी प्लॉटिंग होती है, ये प्लॉटिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये ऐसे ही होगा सिर्फ सिंपल, ठीक है। यहाँ से आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर या जो एक पार्ट है वो 100 के बराबर है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि वैसे तो सेंटीमीटर में ही होगी स्केल, तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर था वो 100 के बराबर था, पर जब प्लॉट आपका सिकुड़ गया, जब आपका मैप सिकुड़ गया, तो वो अब आपका जो एक पार्ट है वो छोटा हो गया होगा, 1 सेंटीमीटर जो है वो तो अब बड़ा हो जाएगा। पहले मान लीजिए ये टोटल कितने सेंटीमीटर का था, मान लीजिए ये पहले 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का आपकी ये लाइन थी, तो मैप में ये लाइन कितनी हो जाएगी, 1000 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये तो कितने की हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई सिकुड़ के, है ना, सिकुड़ के 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो अब आपकी जो ग्राउंड में लाइन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 500 सेंटीमीटर की, है ना। तो मैप तो आपका आधा हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर सिकुड़ गया तो। और इसी तरीके से अगर हम इंजीनियरिंग स्केल की बात करें तो यहाँ भी सेम होगा कि आपका मान लीजिए ये भी कितने का था, 10 सेंटीमीटर का था, तो 10 सेंटीमीटर में आपका ये 1000 सेंटीमीटर का था, लेकिन जब ये सिकुड़ गया तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ही बचा। तो अब जो आपकी स्केल है, आपकी जो लेंथ हो गई ग्राउंड में वो 500 सेंटीमीटर की हो जाएगी। देखिए क्या हुआ इसमें कि जब भी हम रिफ्रैक्शन फ्रैक्शन या जब हम इंजीनियरिंग स्केल यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड है, अगर मान लीजिए श्रिंकेज हो गया, आपका जो मैप है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो आज से 20 साल बाद देख रहा है उसे क्या लगेगा कि एक्चुअल में जो लेंथ है ग्राउंड पे वो कितने की है, 500 सेंटीमीटर की थी, पर एक्चुअल में वो कितने की है, 1000 सेंटीमीटर की। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि श्रिंकेज हो गया। तो श्रिंकेज में इसमें कुछ भी अकाउंट में नहीं लिया जाता है। अब हमको तो यहाँ पे यही बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जब श्रिंकेज हुआ तो अपने आप क्या हो गया, श्रिंकेज होने के बाद जो आपका 1 सेंटीमीटर था वो तो हम उसी स्केल पे लेके चलेंगे 100 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अब वो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर बचा श्रिंक होने के बाद, तो हमने ग्राउंड में क्या बोल दिया कि वो कितने का बचा है, आप सिर्फ ग्राउंड में जो लेंथ है वो कितने की हो गई, 500 सेंटीमीटर की। सेम आपके साथ हो गया इंजीनियरिंग स्केल में। तो इसमें हमारा क्या घाटा हुआ कि जब भी आपका श्रिंकेज वगैरह आती है तो आपके जो इंजीनियरिंग स्केल है और जो ग्राफिकल स्केल है उसको हम अकाउंट पे नहीं लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग स्केल और जो इंजीनियरिंग स्केल और जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है उसको हम श्रिंकेज को अकाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफिकल स्केल बनाते हैं और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारी जो श्रंक स्केल है और जो वर्नियर स्केल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने जो देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी। इस लेक्चर में हमने शुरू किया था सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आपका यही होता है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हमेशा होल से पार्ट की तरफ जाइए और हमेशा जो थर्ड पॉइंट को आप लोकेट कर रहे हो वो प्रीवियसली डिफाइंड 2 नोन पॉइंट्स के हिसाब से आप कीजिए, तभी आपका सर्वे में चांसेस ऑफ एरर कम होगी और आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा होगी। पहली चीज हमने ये देखी। सेकंड हमने जो देखा वो ये देखा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हमेशा क्या रखना है, हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों हमको हाई रखना है, हमारा ये एम होना चाहिए ताकि हमारी जो सर्वे हो वो सही हो। फिर हमने देखा कि एरर और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एरर क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है, सॉरी एरर क्या होती है और करेक्शन क्या होता है, ठीक है। एरर और करेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ स्किल्स के बारे में बात की। तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।